बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वाटर्नियन एंड डायहेड्रल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। ये बड़े ही अहम ग्रुप्स हैं जो कि पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। क्वाटर्नियन ग्रुप के बारे में बात की जाती है और डायहेड्रल ग्रुप से मुताल्लिक लाजमी एक क्वेश्चन शामिल होता है। तो डिफ़ाइन करते हैं कि क्वाटर्नियन ग्रुप पहले क्या होता है। क्वाटर्नियन ग्रुप को Q8 से डिनोट किया जाता है और इसके एलिमेंट्स होते हैं 1, -1, I, -I, J, -J और K-K। तो बेसिकली Q8 एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर 8 है और इसके एलिमेंट्स का जो आपस में रिलेशन है हमें वो भी साथ में डिफ़ाइन करना होगा। वो कुछ इस तरह से है कि ये जो I, J और K हैं, I स्क्वायर इक्वल होता है J स्क्वायर, इक्वल है K स्क्वायर और ये इक्वल होता है -1 के, जबकि IJ इक्वल है K के और प्लस या -JI भी लिख सकते हैं हम। अगर सिर्फ लिखें कि JI देन JI इज इक्वल टू -K। इसी तरह JK इज इक्वल टू I एंड KJ इज इक्वल टू -I कि जब उनकी तरतीब बदल देंगे तो वो नेगेटिव में हो जाएंगे। इसी तरह KI इक्वल है J और IK इज़ इक्वल टू -J। इसको याद रखने के लिए वो साइकिल सा बनाया जा सकता है जिसमें यहाँ पर I है, यहाँ पर J है और यहाँ पर K है। तो I से अगर आप J की तरफ चलते हैं तो फिर K होगा, अगर K से I की तरफ चलते हैं तो फिर J है और J से K की तरफ चलते हैं तो I है। लेकिन जब इसकी डायरेक्शन उल्टेंगे तो फिर उनके साथ नेगेटिव भी आ जाएगा। तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये नॉन अबेलियन है क्योंकि IJ इज़ इक्वल टू K बट JI इज़ इक्वल टू -K। IJ नॉट इक्वल है JI। इस तरह और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कम्यूट नहीं करते, तो ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। अच्छा, अगर हम इसका टेबल बना लें थोड़ा सा ताकि इसके बारे में हमें पता चल जाए कि इसमें आइडेंटिटी क्या है, किस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, तो इसी तरह हम जल्दी से देख लेते हैं। 1, -1, I, -I, J, -J और K-K। क्योंकि टेबल बनाते हुए तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। सो 1, -1, I, -I, J, -J और एंड पे K, और साथ में -K। तो अगर हम ये मुकम्मल टेबल बनाएं तो आप देख सकते हैं कि 1 सब से मल्टीप्लाई हो के 1, -1, I, -I, J, K और -K देगा। इसी तरह यहाँ पर -1, I, -I, J, K और -K बनेंगे। इसका मतलब जो यहाँ पर आइडेंटिटी है वो 1 है, क्योंकि जिसके लिए बाकी रो या कॉलम फिक्स रहे उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह -1, -1 इज़ 1, ये -I, ये +I, -J, +J, -K एंड K। ओके, सो I और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -I होगा, I स्क्वायर जो कि -1 है, I -I तो -I स्क्वायर जो कि 1 बन जाएगा। इसी तरह IJ जो कि K है तो I और -J -K के इक्वल होगा, IK जो कि -J है और I -K जो कि J के इक्वल होगा। इसी तरह से -I और ये बन जाएगा I स्क्वायर -1 तो ये 1 है, ये -1 है, -I इंटू J, सो -I इंटू J जो कि इक्वल होगा -K, -I और -J K के इक्वल होगा, -I और K जो कि इक्वल है
जे और ये माइनस जे है। तो इस तरह से ये टेबल मुकम्मल किया जा सकता है। यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि आई का जो इन्वर्स है, वैसे भी पता चल रहा है कि चूँकि आई स्क्वायर इक्वल -1 होता है तो आई का इन्वर्स आई है, माइनस आई है, जे का इन्वर्स माइनस जे है और के का इन्वर्स माइनस के है। यानी इनका ऑर्डर 2 है, आई का, जे का, के, माइनस आई, माइनस जे और माइनस के, इन तमाम के ऑर्डर 2 होंगे। अच्छा, ये चूँकि नॉन अबिलियन है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन साइक्लिक भी है। एक ऐसा ग्रुप जो साइक्लिक हो वो अबिलियन भी होता है, लेकिन एक ऐसा ग्रुप जो अबिलियन ना हो वो साइक्लिक नहीं होता। ये उसी की कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि इसके सब ग्रुप किस तरह के होते हैं, सब ग्रुप्स ऑफ Q8, तो Q8 के जो सब ग्रुप हैं वो ये हैं। एक तो Q8 खुद है, एक 1 है यानी जो ट्रिवियल है। फिर इसके सब ग्रुप्स हैं ऑर्डर 4 वाले जो कि 1, -1, i, -i। एक सब ग्रुप है 1, -1, j, -j। एक सब ग्रुप है जो कि है 1, -1, k और -k। फिर एक सब ग्रुप है 1, -1। और ये जितने भी इसके सब ग्रुप हैं ये सारे नॉन साइक्लिक हैं। Q8 खुद तो नॉन साइक्लिक है, Q8 इज नॉन साइक्लिक, बट every subgroup of Q8 is cyclic। खुद तो नॉन साइक्लिक है लेकिन इसके तमाम सब ग्रुप साइक्लिक हैं। देखें ये आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी से ही जनरेट होती है। ये जनरेट हो सकता है आई से, इसको जनरेट किया जा सकता है जे से, इसको जनरेट किया जा सकता है के से या -k से भी, और ये जनरेट होगा -1 से। अगर हम इसकी लेटेस्ट डायग्राम बनाएं, लेटेस्ट डायग्राम से मुराद ये होता है कि कौन सा सब ग्रुप किस सब ग्रुप में कंटेन करता है और उसका मुकम्मल एक फिगर की मदद से उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो वो कुछ इस तरह से बनेगी कि ये Q8 है, Q8 के नीचे हम लिख सकते हैं 1, -1, i, -i। यहाँ हम लिख सकते हैं 1, -1, j, -j। और यहाँ हम लिख सकते हैं 1, -1, k, -k। क्योंकि इनकी आपस में कंटेनमेंट नहीं है इस वजह से इनको एक ही रो में लिख रहे हैं। और इससे नीचे लिखेंगे 1, -1 जो कि इन तमाम का सब ग्रुप है। इसमें भी कंटेन करता है, इसमें भी कंटेन करता है और इसमें भी कंटेन करता है, और इसके नीचे है आइडेंटिटी, सो ओनली 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q8 के टोटल 6 सब ग्रुप हैं, जिनमें से 4 नॉन ट्रिवियल नॉन प्रॉपर हैं, एक ट्रिवियल सब ग्रुप है और एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप है जो कि Q8 है। अगर हम बात करें कि इसका सेंटर क्या है, जो कि हमने ज़्यादा भी डिटेल में नहीं पढ़ा, तो मैं थोड़ा सा इसी ग्रुप के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेंटर से मुराद वो होते हैं सेंटर ऑफ Q8। इसका मतलब ये है कि Q8 के वो वाले एलिमेंट्स सच दैट xg इज इक्वल टू gx फॉर ऑल g बिलोंग टू Q8। Q8 के वो एलिमेंट जो Q8 के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, वो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे ज़रा देखते हैं। कि इसमें एक तो आइडेंटिटी लाजमी है, ऊपर टेबल से भी हम देख सकते हैं कि आइडेंटिटी हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करती है। इसी तरह -1 भी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि माइनस जैसे मर्जी वहाँ ऑपरेट हो। अब अगर बात करें कि क्या आई इसमें है, तो हम ये जानते हैं कि आई जे इज़ नॉट इक्वल टू जे आई। तो आई एक ऐसा एलिमेंट है जो Q8 के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट नहीं करता। इसका मतलब इसमें आई नहीं होगा, सेम रीज़न से -i भी नहीं होगा। इसी को देखते हुए हम बता सकते हैं क्योंकि जे भी एक ऐसा एलिमेंट है जो आई के साथ कम्यूट नहीं करता, इसका मतलब जे एक ऐसा एलिमेंट है जो Q8 के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हुए कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेम रीज़न से के और -k भी। तो इस वजह से हम ये बता सकते हैं कि इसका सेंटर जो है उसमें सिर्फ यही 2 एलिमेंट्स होते हैं, 1 और -1। अब इसकी एक जनरेटर रिलेशन जो है वो भी कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि Q8 is generated by 2 elements A and B
such that a power 4 is equal to identity, a square equal b square equal identity and ab is equal to ba। तो ये इसका जनरेटर रिलेशन है, इसकी मदद से भी हम Q8 को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली तरीका वही अपनाया जाता है जो इससे पहले हम डिफाइन कर चुके हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं डाइहेड्रल ग्रुप कि व्हाट इज़ डाइहेड्रल ग्रुप, इसके जनरेटर क्या होते हैं, इसका रिलेशन क्या है। डाइहेड्रल ग्रुप्स, तो डाइहेड्रल ग्रुप्स को Dn से रिप्रेजेंट किया जाता है या बाज़ औक़ात D2n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन मैं ये नोटेशन यूज़ करूँगा Dn। तो Dn एक ऐसा ग्रुप है जो जनरेट होता है दो एलिमेंट से A और B से, सच दैट A पावर n इज इक्वल टू B स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को अगर मैं 1 से मेंशन कर दूं तो कोई हर्ज नहीं है, E भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो ऑर्डर है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जनरेटेड बाय ए बी सच दैट ए पावर n इक्वल बी स्क्वायर इक्वल आइडेंटिटी एंड ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए बी होल स्क्वायर इक्वल आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से अगर हम इस ए बी को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा ए बी होल इनवर्स, यानी इस मुकम्मल को ए बी को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये ए बी इनवर्स हुआ। तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब चूँकि बी का ऑर्डर 2 है, बी स्क्वायर इक्वल आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब भी यही है कि b इज़ इक्वल टू बी इनवर्स। ऐसा एलिमेंट जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी हो या जिसका ऑर्डर 2 हो वो अपना इन्वर्स खुद होता है। तो इस वजह से हम b इनवर्स को तो b लिख सकते हैं, यानी ए बी इज़ इक्वल टू बी ए इनवर्स लिखेंगे। तो हम इसे अब यूँ भी लिख सकते हैं, जनरेटेड बाय ए बी सच दैट ए पावर n इक्वल बी स्क्वायर इक्वल आइडेंटिटी एंड ए बी इज़ इक्वल टू बी ए इनवर्स। या फिर इसी को थोड़ा सा चेंज करते हुए इस तरह से भी लिख सकते हैं, जनरेटेड बाय ए बी सच दैट ए पावर n इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड बी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये ज़्यादा बेहतर है कि ये फॉर्म हम यूज़ करें, कैलकुलेशंस में आसानी हो जाएगी इनकी मदद से। अच्छा, अब ये Dn इन दो एलिमेंट से तो जनरेट होता है, तो इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ Dn इज ऑलवेज इक्वल टू 2n। इसके एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, ज़रा इसी की रिप्रेजेंटेशन से हम ये देख लेते हैं कि इसके एलिमेंट्स होंगे 1 ए स्क्वायर अप टू सो ऑन ए पावर n माइनस 1। चूँकि ए पावर n आइडेंटिटी है तो उससे पहले तमाम पावर्स हैं। इसी तरह b है और फिर इनके मल्टीपल हैं ए बी ए स्क्वायर बी एंड अप टू सो ऑन ए पावर n माइनस 1 बी। तो हम ये काउंट कर सकते हैं कि इन एलिमेंट्स की तादाद 2n है, इसलिए ऑर्डर ऑफ डी n इज इक्वल टू 2n। इसका अगर हम टेबल बना लें या हम इसमें फिक्स कर लेते हैं कि जी D3 के एलिमेंट्स किस तरह के हैं, अगर n3 है तो इसके एलिमेंट्स होंगे, अगर हम इसका पहले रिलेशन लिख लें तो इसका रिलेशन इस तरह से है कि जनरेटेड बाय ए बी such that a cube is equal to b square is equal to identity and ba is equal to a inverse b। अब इन्वर्स ऑफ a यहाँ पर चूँकि a क्यूब इक्वल आइडेंटिटी है, तो अगर हमें a इन्वर्स चाहिए तो हम a क्यूब a इन्वर्स इक्वल लिख सकते हैं 1 इंटू a इन्वर्स, या फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू a इन्वर्स। तो अब जब इन्वर्स की बात करेंगे तो हम उसे a स्क्वायर लिखेंगे D3 में, यानी यूँ लिख लें कि जनरेटेड बाय ए बी सच दैट ए क्यूब इक्वल बी स्क्वायर इक्वल आइडेंटिटी एंड बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे 1 ए स्क्वायर बी ए बी एंड ए स्क्वायर बी।
ओके, तो टोटल इसमें 6 एलिमेंट्स हैं D3 में। अगर हम इसका टेबल बनाएं कि इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ओके, सो 1 माइनस 1, सॉरी, ए स्क्वायर बी, ए बी एंड ए स्क्वायर बी। So 1a square b, ab एंड लास्ट में है a स्क्वायर b। तो अब इसके टेबल को ही समझना है तो हम इसके मुकम्मल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। देखिए कि हमें जो रिलेशन दिया गया वो ये है कि बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। ओके, सो ये तो हुआ 1a स्क्वायर बी, ए बी एंड ए स्क्वायर बी। ये भी हुआ ए स्क्वायर बी, ए बी एंड ए स्क्वायर बी। ओके, अब जब हम इस a को मल्टीप्लाई करेंगे a से तो ये बन जाएगा a स्क्वायर। a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब जो कि 1 है। a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b, इसी तरह a स्क्वायर b और a क्यूब b यानी ओनली b। अब a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो ये आइडेंटिटी, ये a बनेगा, a पावर 4 मीन a क्यूब इंटू a, सो a ये बन जाएगा a स्क्वायर b। ये a स्क्वायर और a मल्टीप्लाई होंगे तो a क्यूब, सो ओनली b एंड a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर b, तो ये बन जाएगा a b। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब हम b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा b a, और b a हम जानते हैं कि इक्वल होता है a स्क्वायर b, तो इसको हम a स्क्वायर b लिखेंगे। नेक्स्ट है b a स्क्वायर। अब हमारे पास b a स्क्वायर है तो उसको कैसे टैकल करें, हम इसे लिख सकते हैं b a इंटू a। बी ए की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है ए स्क्वायर बी इंटू ए। अब इस फिर बी ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी ए की जगह ए स्क्वायर बी, सो दैट इज इक्वल टू ए पावर 4 बी, या फिर हम इसे ए बी लिखेंगे। इसी तरह b और b मल्टीप्लाई होंगे बी स्क्वायर जो कि आइडेंटिटी है, b और ए बी। अब b ए बी, तो बी ए को पहले हम पुट करेंगे ए स्क्वायर बी, सो ए स्क्वायर बी इंटू बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर या सिंपली ए स्क्वायर। तो थोड़ा सा ये क्विकली आपको कैलकुलेशंस करना आनी चाहिए ताकि ये, और मैं कहूँगा कि आप D4 और D5 का स्ट्रक्चर एक बार बनाकर उनका टेबल बना लें ताकि उससे आपको इनके कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ आते हैं, बी ए स्क्वायर बी। सो बी ए स्क्वायर बी, तो वैसे ऊपर हम ये जानते हैं कि ए स्क्वायर बी इक्वल होता है बी ए के, सो बी इंटू बी ए, बी और बी बी स्क्वायर बन जाएगा तो ये ए के इक्वल होगा। तो जैसे भी आपको लगे कि ये ज़रा आसानी से सॉल्व हो सकता है, आप इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं, जिस फॉर्म में मर्जी यूज़ करें। तो अब ए बी को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए बी ए, तो बी ए की वैल्यू पुट करते हैं, ये बन जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर बी जो कि ए क्यूब बी है, सो ओनली बी। सिमिलरली ए बी ए स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी ए इंटू ए, बी ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर बी एंड अगेन ए, तो ये ए क्यूब बन जाएगा, तो ये सिंपली बी ए है, और बी ए हम जानते हैं कि ए स्क्वायर बी के इक्वल है। सिमिलरली ए बी को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए रह जाएगा, चूँकि बी स्क्वायर तो आइडेंटिटी है। ए बी और ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर वो आइडेंटिटी आएगा, और ए बी और ए स्क्वायर बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी ए स्क्वायर बी को, तो ज़रा देखें, हम यहाँ ये जानते हैं कि ए बी ए स्क्वायर जो कि बी ए के इक्वल है, हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बी ए बी, और बी ए को
बी ए को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी, सो ए स्क्वायर बी इंटू बी जो कि इक्वल होगा ए स्क्वायर। ओके, अब ए स्क्वायर बी को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी इंटू ए, बी ए की वैल्यू पुट करेंगे जो कि ए स्क्वायर बी है, सो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी जो कि ए बी के इक्वल होगा। इसी तरह ए स्क्वायर बी और बी मल्टीप्लाई होंगे तो ये ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे, तो इनको हम यहाँ सेपरेट कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी एंड ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर बी को हम पुट कर सकते हैं बी ए, सो बी ए एंड अगेन ए स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी बन गया, तो ये हुआ बी। जब बी ए स्क्वायर बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर आइडेंटिटी है तो ओनली ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बी को जब हम ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी एंड ए बी, यस इससे ऊपर ही देखा जाए तो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए जो कि इक्वल है ए बी के, सो ए बी और अगला बी ये बन जाएगा ए। तो जैसे भी आप किसी भी रिलेशन को यूज़ करें, इस रिलेशन का लिंक होना चाहिए। और आखिर में जब आप ए स्क्वायर बी को ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी मिलेगी। तो ये इसका मुकम्मल टेबल है कायले टेबल D3 के लिए। तो D4 और D5 के लिए कम से कम एक बार आप इसको ट्राई कर लें तो उसका फ़ायदा होगा आपको, ताकि आप इसकी कैलकुलेशन ज़रा इजीली कर सकें। ओके, तो अब D3 के सब ग्रुप्स की बात करते हैं कि इसके सब ग्रुप किस तरह के होते हैं। तो D3 के हमारे पास सब ग्रुप हैं, एक तो D3 खुद, एक आइडेंटिटी, एक है 1 ए स्क्वायर, एक है 1 बी, एक है 1 ए बी और आखिरी है 1 ए स्क्वायर बी। तो ये उसके टोटल सब ग्रुप्स हैं जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। अगर हम इसकी लेटेस्ट डायग्राम बनाएं तो जैसा कि हमें यही ये नज़र आ रहा है, D3 के सब ग्रुप हैं 1 ए स्क्वायर और इसके सब ग्रुप्स हैं 1 बी, इसके बाद है 1 ए बी और एक रह गया जो कि है, हम यहाँ लिख लेते हैं 1 ए स्क्वायर बी। अब इसको इसके नीचे इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि ये इसके सब ग्रुप नहीं है, ये इसके अंदर कंटेन नहीं करते, और इन तमाम का सब ग्रुप है आइडेंटिटी। तो टोटल D3 के सब ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 सब ग्रुप्स होते हैं D3 के। लेकिन अगर हम इसी बात को आगे की तरफ बढ़ाएं और ये सारे सब ग्रुप साइक्लिक हैं, 1 ए स्क्वायर 1 बी, ये 2 एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये तमाम सब ग्रुप साइक्लिक हैं माँ सिवाय D3 के। यानी यूँ कह सकते हैं कि ऑल प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ D3 आर साइक्लिक, बट D3 इज़ नॉन अबिलियन। D3 इज़ नॉन अबिलियन। अगर ये नॉन अबिलियन है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन साइक्लिक भी है। नॉन अबिलियन किस वजह से? क्योंकि हम ऊपर देख चुके हैं कि ए बी इक्वल नहीं होता बी ए के। तो अगर तमाम एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करें तो फिर तो वो अबिलियन होता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ए बी और बी ए इक्वल ना होने की वजह से ये नॉन अबिलियन है, और हर वो ग्रुप जो नॉन अबिलियन हो वो नॉन साइक्लिक भी होता है। ओके, तो इसमें D3 में जो एलिमेंट्स हैं उनमें हमारे पास किस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, अगर हम ये देखना चाहें तो 1 का ऑर्डर 1 है, ए का ऑर्डर और ए स्क्वायर का ऑर्डर 3 है, बी का ऑर्डर ए बी का ऑर्डर और ए स्क्वायर बी का ऑर्डर, ये तीनों इक्वल हैं और ये 2 है। तो अगर हम ये बात करें कि डी एन के लिए, बजाय इसके कि हम स्पेसिफिक कर रहे हो n को 3 या 4,
तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ डी एन के लिए भी हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले एक रिज़ल्ट है कि डी एन में ऐसे कितने एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑर्डर 2 होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन डी एन, जो कि इक्वल होता है n+1 इफ़ n इज़ इवन। अब ये जो D3 का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आप देखेंगे D4 के लिए भी। तो ये जो डाइहेड्रल ग्रुप हैं ये इवन n के लिए मुख्तलिफ़ तरह से हैं थोड़े से, और ऑड के लिए थोड़े से मुख्तलिफ, इनकी प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें n+1 एलिमेंट्स होंगे अगर n इवन होगा, और n एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 2 के अगर n ऑड होगा। तो ऊपर हम ये देख सकते हैं कि D3 में 3 एलिमेंट ऐसे थे जिनका ऑर्डर 2 था, जबकि D4 में उससे एक ज़्यादा होगा, यानी 4 से भी एक ज़्यादा 5 एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा। ओके, अब इसके बाद हम अगर ये बताएं कि किसी भी एलिमेंट का कम से ज़्यादा ऑर्डर कितना हो सकता है और कम से कम ऑर्डर क्या हो सकता है। द लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर of any element in Dn is n। अब ये हमने कैसे कहा, अब देखिए 2n के जो डिवाइजर्स हैं उनका सबसे बड़ा डिवाइज़र 2n और उससे छोटा n है। अगर Dn में कोई एक भी ऐसा एलिमेंट हो जिसका ऑर्डर 2n हो तो वो तो साइक्लिक बन जाएगा, इसलिए उसमें 2n का कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो उससे छोटा ऑर्डर जो है वो n है, और इसमें n ऑर्डर तक एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। बाकी तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर n से कम होता है। अब अगर बात करें कि इसके टोटल सब ग्रुप कितने होते हैं, तो ये अपने तौर पर एक इंटरेस्टिंग फार्मूला होगा कि टोटल सब ग्रुप्स आर टाउ ऑफ n प्लस सिग्मा ऑफ n। अच्छा, अब ये टाउ ऑफ n सिग्मा ऑफ n कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी n एक नंबर है जिसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो इस तरह से लिखा जाए p1 पावर k1, p2 पावर k2 एंड अप टू सो ऑन pr पावर kr। तो यहाँ से जो हम सिग्मा ऑफ n और टाउ ऑफ n फाइंड करते हैं, तो टाउ ऑफ n इक्वल होता है k1+1 k2+1 एंड अप टू सो ऑन kr+1 के तमाम पावर्स में 1 ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें मिलता है टाउ ऑफ n। और अगर सिग्मा ऑफ n फाइंड करना हो तो सिग्मा ऑफ n फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि k1 बल्कि सॉरी, इसमें हम थोड़ी सी चेंज करेंगे, p1 की पावर k1+1, इसमें से -1 करेंगे डिवाइडेड बाय p1-1, यानी ये जो पहला p1 है इसकी पावर एक बढ़ाएं, उसमें से 1 माइनस करें और डिवाइड कर दें p1-1 से। इसी तरह नेक्स्ट प्राइम के लिए करेंगे, p2 पावर इसकी जो भी पावर है k2+1 करके उसमें से 1 माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे p2-1 से, और इस तरह से आखिरी प्राइम तक यही काम करेंगे, यानी pr पावर kr+1 -1 एंड होल डिवाइडेड बाय pr-1। तो इस फार्मूला को हम वेरीफाई भी कर लेते हैं D3 के लिए कि अगर हमारे पास n3 हो तो टोटल सब ग्रुप्स ऑफ D3 हमारे पास इक्वल होने चाहिए टाउ ऑफ 3 प्लस सिग्मा ऑफ 3। ओके,
तो अब 3 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यही है 3 पावर 1, तो हम यहाँ से सिग्मा ऑफ 3 बता सकते हैं, जो कि बल्कि पहले टा ऑफ 3 की बात करते हैं। टा ऑफ 3 जो कि यह है कि इसकी जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दें, 1 + 1 जो कि इक्वल होगा 2 के। और इसी तरह अगर सिग्मा ऑफ 3 फाइंड किया जाए तो वो जो पावर है 3 पावर 1 + 1 -1 एंड डिवाइडेड बाय 3 -1, तो ये इक्वल होगा 3 पावर 2 9 -1 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 4। तो हम ये बता सकते हैं कि टोटल सब ग्रुप्स ऑफ D3 दैट इज इक्वल टू 2 + 4 यानी 6, जो कि अभी हम ये वेरीफाई करके आ रहे हैं कि D3 के 6 सब ग्रुप्स होते हैं। और अगर हम D5 के सब ग्रुप काउंट करना चाहें तो टोटल सब ग्रुप्स ऑफ D5, तो उसके लिए फार्मूला होगा टा ऑफ 5 प्लस सिग्मा ऑफ 5। अब टा ऑफ 5 क्या है, इसकी पावर 1, 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 पावर 1 ही लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 + 1 एंड प्लस 5 पावर 2 -1 डिवाइडेड बाय 5 -1, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 25 -1 24 डिवाइडेड बाय 4 4 6 आर 24, सो दैट इज इक्वल टू 8। तो हम बता सकते हैं कि D5 के 8 सब ग्रुप्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अभी इन 8 में से या ऊपर वाले 6 में से साइक्लिक कितने सब ग्रुप हैं और नॉन साइक्लिक कितने सब ग्रुप हैं, अगर इनकी बात की जाए तो उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला मौजूद है। द नंबर ऑफ cyclic subgroups of Dn that is equal to sigma of n plus n, यानी फिर सिर्फ सिग्मा ऑफ n फाइंड करके उसमें n ऐड कर दें तो हमें उसके टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम आते हैं कि इसका सेंटर किस तरह का होता है। सेंटर ऑफ Dn, सॉरी Dn है, अगर हम D3 का सेंटर पहले ज़रा चेक करें कि सेंटर ऑफ D3, सेंटर में वो एलिमेंट्स जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, तो 1 जो है वो तो तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है। अब A के लिए ये है कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, इसका मतलब A इसमें मौजूद नहीं होगा। इसी तरह से B भी नहीं होगा, यानी A और B तो खारिज हुए यहाँ से। अगर A स्क्वायर की बात की जाए तो हम ये जानते हैं कि B या A स्क्वायर B इज़ इक्वल टू BA, यानी A स्क्वायर B इज़ नॉट इक्वल टू BA स्क्वायर। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि इसमें A स्क्वायर भी नहीं है, तो A भी नहीं है, A स्क्वायर भी नहीं है, B भी नहीं है, A B और A स्क्वायर B भी इसी रीज़न से चेक किए जा सकते हैं कि वो भी इसमें मौजूद नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके सेंटर में सिर्फ आइडेंटिटी मौजूद है। जबकि सेंटर ऑफ D4 जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, एक 1 और एक A स्क्वायर, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी को अगर हम Dn के लिए बात करें कि सेंटर ऑफ Dn किसके इक्वल है, तो सेंटर ऑफ Dn में डिपेंड करता है कि n इवन है या ऑड है। इसमें सिर्फ आइडेंटिटी होगी अगर n ऑड होगा, इफ n इज ऑड, एंड इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, एक 1 और दूसरा a की पावर n/2 इफ n इज इवन। जैसा कि ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ D4 था तो a पावर 4/2 यानी A स्क्वायर इसमें मौजूद था। तो यहीं पर हम डायहेड्रल और क्वाटर्नियन ग्रुप को एंड करते हैं। नेक्स्ट हम इसके बारे में सेंट्रलाइज़र, नॉर्मलाइज़र और बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।